हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसमें हमें बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन वगैरह के बारे में बताया गया है और पावर शेयर की तीन ऑर्गन्स में कैसे होती है ना। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी है पावर शेयरिंग अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। पावर शेयरिंग तीन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट पे होती है। कौन कौन से हैं वो तीन ऑर्गन? सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी, है ना। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम सिविक्स में डेमोक्रेसी की हर चैप्टर में ओवरऑल बात तो डेमोक्रेसी की होती है। तो बस ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेसी की। अब सबसे पहले हम बेल्जियम का केस पढ़ेंगे। बेल्जियम का सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ, इट इज़ अ फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। सबसे पहले ये वेस्टर्न यूरोप में आती है ना ये कंट्री, और ये फेडरल है ना। अब ये फेडरल स्टेट का मतलब क्या होता है? फेडरल स्टेट मतलब जो कंट्री फेडरलिज्म फॉलो करती है ना। और इसकी कैपिटल ब्रसल्स है। कैपिटल का नाम क्या है? ब्रसल्स। और इस कैपिटल के बारे में एक फैक्ट याद रखना आप, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में बना हुआ है। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इनके साथ ही अपने बॉर्डर शेयर करता है। अब इसके बाद आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, इसका एथनिक कॉम्पोजिशन। अब इसमें एथनिक का क्या मीनिंग होता है? एथनिक का मीनिंग होता है कि जैसे सोशल डिवीजन जो होता है ना, बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। जैसे हम इंडिया के एग्जांपल ले लें, इंडिया में इतने सारे एथनिक कॉम्पोजिशन है कि जैसे मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियंस, हिंदूज, ऐसे ऐसे इस एग्जांपल्स की, क्योंकि इनमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे ही एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का भी है। यहाँ पे एथनिक, जैसे मैंने अभी इंडिया का एथनिक कॉम्पोजिशन किया उसके हिसाब से वो रिलीजन के हिसाब से, यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन किया हुआ है लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे 59% डच स्पीकर्स थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे बेल्जियम के। और फ्लेमिश रीजन कौन सा है बेल्जियम का? मतलब नॉर्थ रीजन, है ना। और 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे जो रहते थे वलोनिया रीजन में, और साउथ बेल्जियम था वो। और सिर्फ 1% जर्मन स्पीकर्स थे। पर जो कैपिटल थी वहाँ की ब्रसल्स, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने वाली कि वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% डच स्पीकर्स थे। मतलब ओवरऑल कंट्री में तो जो डच स्पीकर्स थे उनका डोमिनेंस था। पर अगर हम कैपिटल की बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट सिटी है, उसमें फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे। तो इसीलिए टेंशन थी बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज़। तो ये टेंशन क्या थी, इसी के लिए अब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वही पढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखो, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी तो कम ही, है ना, नंबर में, पर वो रिच थे और पावरफुल थे, है ना। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री। और इसी ने डच स्पीकिंग कम्युनिटी को एंग्री कर दिया, क्योंकि अब वो है तो माइनॉरिटी पर रिच और पावरफुल है, तो वो डोमिनेंस अपनी दिखाते ही हैं। आगे ही जो ब्रसल्स में है वो और फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं। इसलिए हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। वो इसीलिए एंग्री होते थे क्योंकि एक तो वो थे फ्रेंच स्पीकिंग, वो रिच थे, तो उनकी वजह से जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का है वो डच स्पीकिंग वाले लोगों को बहुत ही टाइम बाद मिला, फ्रेंच लोगों से। दूसरा पॉइंट क्या है? स्पेशल प्रॉब्लम इन कैपिटल ब्रसल्स। वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग ब्रसल्स में लोग ज़्यादा थे, इसीलिए स्पेशल प्रॉब्लम ब्रसल्स में थी। ही वॉज दैट द डच कम्युनिटी वॉज इन मेजोरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मेजोरिटी में तो थे डच स्पीकिंग लोग कंट्री में, पर कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी थे वो एक। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना। एकोमोडेशन इन बेल्जियम ये आपका टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द लीडर्स रिकोगनाइज द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो लीडर्स थे बेल्जियम के, अब उन्होंने इन रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को इन्होंने समझ लिया था, कि इनको पता लग गया था कि ये आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स, है ना। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 4 टाइम्स। अब अमेंड करने का मतलब क्या होता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए बिटवीन 1970 टू 1993। 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए टू इंश्योर दैट द डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैन लिव इन द सेम नेशन। और किस लिए ये चारों चेंजेस की? जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं बेल्जियम में वो एक ही साथ रह सकें, सिविल वॉर ना हो।
जैसे हमने सिविल वॉर का केस देखा ही है, जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुई तो उससे कितना नुकसान हुआ, तो उन्होंने बस इसीलिए ये चेंजेस किए कि वैसी नौबत ना आए। The Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in numbers in central government। अब जो फर्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने की उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल रखा सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि डच स्पीकिंग भी सेम नंबर की होनी चाहिए और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो भी सेम नंबर की होने चाहिए। दूसरा अमेंडमेंट क्या था, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। अब कुछ स्पेशल लॉज भी थे, जैसे नॉर्मली जो लॉज बनाने हैं उसमें तो इक्वल इक्वल हो गया, पर कुछ स्पेशल लॉज भी थे जिनको मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का वो सपोर्ट चाहिए होता था फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब हर लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप से, है ना। एक ही सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती यूनानिमसली, है ना, कि वो ये नहीं है कि अगर फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं तो वो एकदम से खुद ही डिसीजन ले लेंगे सारे, नहीं, डच वाले लोगों को भी ओपिनियन देने को मिलेगा अपना। मैनी ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो बहुत सारी पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, दो रीजन्स में दे दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ता, मतलब आती तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही है ना, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो खुद ही अपने आप सब कुछ कर सकती है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, वो अपने आप ही खुद चला सकती है। अब उसके बाद जो कैपिटल की जो सिचुएशन थी उसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विच हैज़ एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़। अब ब्रसेल्स में उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी दोनों कम्युनिटीज़ की, चाहे फ्रेंच लोग ज़्यादा भी थे तब भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी दोनों कम्युनिटीज़ की। द फ्रेंच कम्युनिटी एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रसेल्स एज द डच कम्युनिटी एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, अगर हम ब्रसेल्स का केस देखें तो उसमें फ्रेंच लोग ज़्यादा थे तो वो क्यों एक्सेप्ट करते कि डच लोग भी इक्वली वहाँ पे अपॉइंट हो, पर उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने मान लिया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच लोग भी करें। तो वही है ना, वाइस वर्सा की, अगर उन्होंने कुछ दिया तो उन्होंने भी कुछ दिया, तो बस ऐसे हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाई हुई, इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अब ये गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, फ्रेंच, डच एंड जर्मनी, जो कि 3 लैंग्वेज यहाँ पे है। नो मैटर वेयर दे लिव, जहाँ भी रह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर बेस्ड ऑन कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये जो थर्ड गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट किस चीज़ को देखती है, ये गवर्नमेंट किस किस इशू को सोल्व करती है, जो कल्चरल इश्यूज होते हैं, है ना, एजुकेशनल इश्यूज होते हैं और लैंग्वेज रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं उनको ये गवर्नमेंट सोल्व करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं करेगी, ये थर्ड गवर्नमेंट करेगी। अब ये हमने केस देख लिया बेल्जियम का कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को कैसे एम्ब्रेस करा और उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट्स करके ठीक कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा केस आएगा श्रीलंका का, श्रीलंका का केस थोड़ा डिफरेंट है ना। अब ये डिफरेंट कैसे है ये देखते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन, हमें पता है कि ये एक आइलैंड है ना, इंडियन ओशन में। फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है ये। अब इसका भी एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं यहाँ पे, सिन्हाला एक तरह की लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। अब देखो यहाँ पे उनके रिलीजन भी बताए हुए हैं, बेल्जियम में रिलीजन नहीं बताया होता पर यहाँ रिलीजन बताए हुए हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिस्ट हैं और 18% तमिल स्पीकर्स हैं, है ना। 18% तमिल स्पीकर्स हैं और इन तमिल स्पीकर्स में भी सब ग्रुप्स हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर्स आर हिंदू और मुस्लिम, है ना। तमिल स्पीकर्स हैव अ सब ग्रुप्स। वन द नेटिव तमिल्स ऑफ द कंट्री। अब पहले तो जो नेटिव तमिल्स हैं, है ना, जो वहाँ पे शुरू से ही रह रहे हैं,
श्रीलंकन तमिल्स, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, और अदर हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और दूसरा ग्रुप क्या है, इंडियन तमिल्स का, क्योंकि जो इंडियन तमिल्स वहाँ पे रह रहे हैं उनके मतलब पूर्वज कह सकते हैं, है ना, मतलब दादा दादा वगैरह, वो कॉलोनियल रूल की टाइम पे वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स बन के काम करने आए थे और वहाँ ही सेटल हो गए। उसके बाद गया देर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ सिन्हाला एंड तमिल, और 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, है ना, और उसमें से कुछ लोग सिन्हाला भी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी नहीं अपनाई, यहाँ पे उन्होंने किया मेजोरिटेरियनिज्म, है ना। मेजोरिटेरियनिज्म में क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म की आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं पेपर में। इट इज़ अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ये एक तरह का बिलीफ है, एक तरह का बिलीफ सिस्टम है कि मेजोरिटेरियनिज्म का आइडिया ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी रहती है एक कंट्री में, है ना, कि वो चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या लैंग्वेज के बेसिस पे हो, कि उसी वही रूल करनी चाहिए कंट्री को, विच एवर वे इट वॉन्ट्स, कि वही रूल बनाए, वही गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करे, वही सारा कुछ करे। जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको डिसरिगार्ड कर देती हैं वो, मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ अपनी मांग रखती है ना, या फिर उनकी विशेज़ हैं, वो सारी खारिज कर दी जाती हैं। अब मेजोरिटेरियनिज्म आपको समझ आ गया, अब इसके बाद आगे देखते हैं। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948, श्रीलंका एमर्ज हुई एज एन इंडिपेंडेंट नेशन 1948 में। द सिन्हाला लीडर्स sought to secure their dominance over government by virtue of their majority। अब जो सिन्हाला लीडर्स थे, है ना, सिन्हाला स्पीकिंग लीडर्स थे, अब उन्होंने अपनी जो डोमिनेंस है ओवर गवर्नमेंट वो दिखानी शुरू कर दी। कैसे दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि वो मेजोरिटी में रहते थे वहाँ पे। दे टुक मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब उन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए इस्टेब्लिश करने के लिए सिन्हाला सुपरमेसी, है ना। अब ये कौन कौन से उन्होंने मेजर्स लिए, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से ये पॉइंट्स देखना। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, मतलब वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब देखो इस एक्ट ने क्या किया, अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी, मतलब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, पर तब भी हमारे यहाँ पे हर कोई, मतलब हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना भी, मतलब हर कोई लैंग्वेज में यहाँ काम हो जाता है, तो कोई भी डिमीनिंग नहीं, डिमीनिंग कोई भी लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज को डिमीन नहीं किया जाता यहाँ पे, है ना। पर श्रीलंका में क्या किया कि उन्होंने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया सिन्हाला को भी, भाई यही मतलब हमारी वो है, हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो यही है, इसी में सारे बात करेंगे, है ना। उन्होंने एक्ट पास कर दिया 1956 में। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखो जो गवर्नमेंट है थी वहाँ की, अब वो तो मोस्टली सिन्हाला से ही बनी हुई थी, है ना, इसलिए उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी। प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स क्या होती है कि जो लोग पावर में हैं वो उन्हीं लोगों को फेवर करते हैं, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं और गवर्नमेंट सीट्स देते हैं कॉलेजेस में, जिनको वो जानते होते हैं, मतलब जो उनसे रिलेटेड होते हैं, कॉमन होते हैं, जैसे सिन्हाला स्पीकर्स के लिए सिन्हाला स्पीकर्स। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखो हमने एथनिक कॉम्पोजिशन में देख लिया था कि मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिस्ट थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि जो हमारा बुद्धिज़्म है वो हमारा मतलब मेन रिलीजन है, एज उन्होंने कह दिया, है ना, कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको फोस्टर करना चाहिए, मतलब कि उसको प्रैक्टिस करना चाहिए बुद्धिज़्म को। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग तमिल्स। अब देखो जो भी ये चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, इससे जो गुस्सा हो गए जो भी तमिल्स थे, है ना, दे फेल्ट दैट नन ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वो सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको ये लग रहा था कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो बुद्धिस्ट सिन्हालाज लीड करते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थी, मतलब वो उनको बस निगलेक्ट ही करी जा रही थी।
दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट डिनाइड फ्रॉम इक्वल राइट्स, है ना। उनको ये लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट है ये हमें डिनाई कर रहे हैं इक्वल राइट्स से, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ कैसे हो रहा है कि गेटिंग जॉब्स में, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रही हैं, है ना, और इग्नोर किए जा रहे हैं उनके इंटरेस्ट तमिल लोगों के। अब इससे तमिल लोग गुस्सा हो गए। तो इसी के बाद अगला टॉपिक आता है स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स एंड इट्स रिजल्ट्स, कि तमिल लोगों ने कैसे रिवोल्ट किए और उसके रिजल्ट क्या है। तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल्स ने सबसे पहले पार्टीज लॉन्च की और स्ट्रगल्स लॉन्च किए। स्ट्रगल्स लॉन्च करने का मतलब होता है कि अभियान चला दिए, है ना, कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। और उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की भी मांग की। रीजनल ऑटोनॉमी की मांग करना कि उन्होंने मांग कर दी कि हमें एक अलग ही देश बना के दे दो श्रीलंका के अंदर ही, कि जिसमें हम खुद प्रैक्टिस कर सकें, है ना। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। उन्होंने इक्वालिटी मांगी अपॉर्चुनिटी में, कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जैसे सिन्हालास को मिलती हैं। देयर डिमांड्स फॉर मोर रीजनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस populated by Tamils were repeatedly denied, और उनकी ये डिमांड रीजनल ऑटोनॉमी की हर बार डिनाई की जा रही थी। बाय 1980s several political organizations were formed demanding a separate independent तमिल एलम, है ना। 1980s तक बहुत ही सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी तमिल लोगों ने, और वो डिमांड उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी। उनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल एलम दे दो हमें। एलम का मतलब होता है स्टेट, तमिल स्टेट मतलब कि एक कंट्री अलग से बना दो हमें। और वो कहाँ पे उन्होंने बनाने को बोला था, इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर तमिल लोग रहते थे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वॉर, पर ये बात उनकी मानी नहीं गई, तो इसलिए जो वो उनके बीच में गुस्सा वगैरह था बोथ कम्युनिटीज़ के बीच में, उसने सिविल वॉर बन गई उसकी वजह से। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ वर किल्ड, और इसी रिजल्ट की वजह से, लड़ने की वजह से, सिविल वॉर की वजह से बोथ कम्युनिटीज़ के लोगों में से बड़े सारे लोग मर गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द नेशन, बहुत सारी फैमिलीज़ को लीव करनी पड़ी थी नेशन लड़ाई की वजह से। एज रेफ्यूजीज एंड मैनी लॉस देयर लाइफ, है ना, कि जो भी जो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज़ रेफ्यूजीज़ की तरह भाग गए। द सिविल वॉर कोज्ड टेरिबल सेटबैक टू द सोशल। अब जो सिविल वॉर ने क्या किया, सिविल वॉर ने बड़ा टेरिबल सेटबैक दिया श्रीलंका को, है ना। पहले तो उनकी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ बिल्कुल ही मतलब मिट गई, है ना, सब कुछ खराब हो गया। तो इससे हमें जानने को मिलता है कि बेल्जियम में कैसे उन्होंने एम्ब्रेस कर दिया अपने डिफरेंसेस को, है ना, और उन्होंने इक्वालिटी दे दी, है ना, पावर उन्होंने शेयर कर दी वहाँ पे बिटवीन डच एंड फ्रेंच। पर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की गई, मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया गया, और आप देख ही सकते हैं वहाँ सिविल वॉर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ा अच्छा टॉपिक है कि रीजंस और नीड फॉर पावर शेयरिंग। इस पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। आप दो तरह के रीजंस हैं या फिर नीड्स है पावर शेयरिंग के। सबसे पहला प्रूडेंशियल रीज़न, है ना। प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज किस लिए, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो पावर शेयरिंग है वो रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतलब लड़ाइयों की बिटवीन सोशल ग्रुप्स में, है ना। कि जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई दोनों ही सोशल ग्रुप्स के बीच में। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस कराता है, जैसे हमने देखा कि श्रीलंका में बहुत सारे लोग मर गए एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और पावर शेयरिंग एक अच्छा वे भी है टू इंश्योर करने का कि स्टेबिलिटी बनी रहे पॉलिटिकल ऑर्डर में। अब उसके बाद मोरल रीज़न क्या है, सेकेंडली पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब मोरल रीज़न में तो तुम ये लाइन पूरी चेप ही आना अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया तो, कि पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, है ना, मतलब पावर शेयरिंग ये फेस डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद सिटीजन्स अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज और हु विल लिव विद इट्स इफेक्ट्स। एक डेमोक्रेटिक रूल क्या कहता है, एक डेमोक्रेटिक रूल कहता है कि उसमें हम पावर शेयर करते हैं किसके साथ, उन सिटीजन्स के साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं और उस कंट्री में रहते हैं। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स
थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जो बिना करप्शन से हो, है ना, बिल्कुल ही अच्छे से काम करती हो डेमोक्रेसी के फेवर में, वो होती है जहाँ पे सिटीजन्स एक तरह का मतलब एक खुद को पार्ट मानते हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम का, पूरे गवर्नमेंट का, कि उनके डिसीजंस ऑल्टर करते हैं चीज़ें। अब अगला टॉपिक है हमारा फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब कितनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है हमारी? 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। सबसे पहले टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर को हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर बोला ही क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें 3 हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि तीनों सेम ही लेवल पे होती हैं, सेम ही लेवल की पावर होती है तीनों के पास। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, इट मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर विद डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। और ये कौन कौन सी तीनों गवर्नमेंट बॉडीज हैं? सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव, फिर दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशियरी। इट इंश्योर्स दैट नो ऑर्गन एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पावर। और ये जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का, ये इंश्योर करता है कि एक भी ऑर्गन इन तीनों में से अपनी जो पावर है उसको एक्सेस में ना यूज़ करे, अनलिमिटेड पावर ना रखेगी। तीनों की एक ही तरह की पावर होनी चाहिए, कोई एक से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये तीनों ही एक दूसरे की वर्किंग चेक करते रहते हैं। अगर कोई एक गलती करेगा तो दोनों उसको आके बोलेंगे कि तू ऐसा नहीं कर सकता। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। और इसीलिए इस सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। अब दूसरा क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? इट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। कि हमने हॉरिजॉन्टल में देखा था सेम लेवल पे थी, है ना, और इसमें जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले करता है जो पावर्स हैं, पावर्स ले करना मतलब वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल पे क्या क्या पावर्स होंगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसी सेम प्रिंसिपल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तीसरी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसी तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम में भी देखी थी, जो उन्होंने लैंग्वेज और कल्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बनाई थी। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर को हम शेयर कर सकते हैं अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के हिसाब से हम शेयर कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज हु अदरवाइज वुड फील एलाइनेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट। ये जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट का, ये इसलिए बनाया गया है कि जो हमारी मेन गवर्नमेंट है उसको थोड़ी स्पेस मिले, उसको थोड़ी राहत मिले, क्योंकि ये गवर्नमेंट संभाल लेगी सारे जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं, है ना, और सारी माइनॉरिटीज़ को। और माइनॉरिटीज़ को ये दबने से बचाएंगी मेजोरिटी के ऊपर, मतलब मेजोरिटी से दबने से बचाएंगी माइनॉरिटीज़ को। एग्जाम्पल्स आर कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसे मैंने पहले बताया, एंड रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अब चौथी है हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दीज पावर्स। अब जैसे पावर शेयरिंग हम देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में, है ना, कि जैसे ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करती हैं पावर्स को। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पार्टीज इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। अब जब भी हमारे यहाँ इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बनती है तो मान लो कोई 2 गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास कैसे वोट करूँ मैं ये, कि मानो एक गवर्नमेंट है ना, वो इलेक्शन जीत रही है पर उसके पास असेंबली में सीट्स नहीं है इतनी। तो वो क्या करेगी? किसी और छोटी गवर्नमेंट के साथ कोalition बनाएगी, है ना, कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। और अब उस उनके पास और सीट्स आ गई तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ऐसी कोalition गवर्नमेंट्स बन जाती हैं।
या फिर कई बार इसलिए भी बनती हैं कि कोई भी यूनानिमसली इलेक्शन जीतता ही नहीं है, तो इसलिए दो पार्टीज साथ में मिल जाती हैं। अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वैसे तो ये नोट्स शोभित निर्वाण के हैं, मैं आपको ये यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो अब इसके बाद अगले चैप्टर में मिलते हैं।